हेलो दोस्तों, स्पीड 24 के यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। चलिए देखिए, आज हम लोगों को पढ़ना है स्टैटिक्स। स्टैटिक्स में कुछ क्वेश्चंस हैं, उसे हम लोग देखेंगे। टॉपिक का नाम है आपका सांख्यिकी। आपको आज हम पढ़ाएंगे सांख्यिकी, ठीक है। जो स्टैटिक्स के अंतर्गत आप कल प्रोबेबिलिटी भी देखे थे, है ना, जो इसी में शामिल था। देखिए कुछ लाइन है आपके लिए। अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है, और अभी तो तौली है मुट्ठी भर ज़मीन, अभी तौलना आसमान बाकी है, ठीक है। चूँकि ये देखिए 10वीं क्लास जो आपका है ये सफलता का प्रथम सीढ़ी है। अभी पूरी आसमान को यानी पूरी ज़िंदगी तक अभी आपको तौलने के लिए पूरी जीवन बचा हुआ है। तो वही लिखा है कि अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है, अभी तो तौलिए सिर्फ मुट्ठी भर ज़मीन, अभी तौलना पूरा आसमान बाकी है। इसलिए ऐसा मत सोचिए कि बस 10वीं का एग्ज़ाम दे लिए और मेरा कहानी ख़त्म हो गया। संघर्ष तो जीवन का 10वीं के बाद से शुरू होना है। चलते हैं क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा गया है आपका कि सांख्यिकी 3, 4, 7, 2, 7, 6, 7, 9 का बहुलक क्या होगा। बहुलक को हम लोग MO कहेंगे, मोड का मतलब होता है बहुलक। बहुलक की परिभाषा की बात किया जाए तो जो सर्वाधिक बार आएगा, सर्वाधिक बार आने वाला चरमान बहुलक कहलाता है। बहुलक कहलाता है। जो बार बार आएगा उसे हम लोग बारंबारता कहेंगे, लेकिन जो सर्वाधिक बार आएगा, ठीक है, उसे ही बहुलक कहेंगे, ठीक है। बहुलक को MO से सूचित करेंगे। लेकिन कभी कभी बहुलक इस प्रकार से भी पूछ लिया जाएगा, 2, 2, 2, 3, 3, 3। अगर इसमें पूछा जाएगा कि बहुलक क्या होगा, 2 भी 2 बार आया, 3 बार आया है, 3 भी 3 बार आया है, लेकिन इन दोनों में अब देखना होगा कि बड़ा कौन है, यानी इसका बहुलक जो होगा वो 3 हो जाएगा। तो बहुलक की परिभाषा है कि जो सर्वाधिक बार आने वाला जो चरमान होगा उसे ही हम लोग बहुलक कहेंगे। बहुलक को MO से सूचित किया जाएगा, मोड, ठीक है। स्टैटिक्स में एक मोड और मीडियन और मीन का रिलेशन भी है, जिसे हम लोग कार्ल पियर्सन सूत्र कहते हैं, जो आगे के क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन जैसे जैसे आएगा आपको थ्योरी को क्लियर करते चले जाएंगे। तो ये बहुलक हुई। अब कुछ बहुलक जो रिलेटेड रहेगा आपको इस प्रकार से, कुछ चरमान दिए रहेंगे, उसकी बारंबारता भी दिए रहेंगे। जैसे 2, 3, 5, 7 ये बंटन दिया गया है, और 2, 3, 5, 7 है, और इसकी जो बारंबारता दी गई है ये आपका चरमान हो गया, और ये आपका बारंबारता हो गया। बारंबारता को F से सूचित करते हैं। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और 2 हो गया। अब प्रश्न ऐसे रहेंगे, इसमें से पूछा जाएगा कि इसकी बहुलक क्या होगी। तो बहुलक जो होगा वो बारंबारता से इसमें ज्ञात करना होगा कि बारंबारता में सबसे ज़्यादा जो दिख रहा है वो कौन है, 3 है, 3। अब इसकी संगत वाला जो होगा वही उसकी बहुलक होगी, यानी इसका जो बहुलक होगा वो 5 होगा, ठीक है। तो कुछ ऐसे प्रश्न भी रहेंगे। अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन में। लिखा है कि सांख्यिकी 3, 4, 7, 2, 7, 6, 7, 9 का बहुलक क्या होगा। और ये देखिए 2020 में ये क्वेश्चन को पूछा गया है। तो इसमें सबसे सर्वाधिक बार कौन आया है, 7 आया है। 1, 2, 3 बार 7 आया है, बाकी इसके अलावा और कोई भी नहीं है जिससे ज़्यादा है। तो इस प्रश्न का विकल्प नंबर जो होगा वो C होगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अब देखिए 13 और 19 के बीच समांतर माध्य ये पूछा है। समांतर माध्य को ही माध्य कहा जाता है। इसे हम लोग A से सूचित करते हैं।
या तो फिर आप इस प्रकार से भी इसे आप सूचित कर सकते हैं समांतर माद को। माद के लिए 3 फार्मूले होते हैं माद बराबर, एक होता है सिग्मा x बटा n, ये यूज होगा बंटन के स्थिति में जब आपका बंटन दिया रहेगा। एक माद का फार्मूला होता है सिग्मा fx बटा सिग्मा f, जब इसमें बंटन के साथ बारंबारता दी गई हो, बंटन के साथ बारंबारता दिया हो, उस समय हम लोग माद का फार्मूला का प्रयोग करेंगे। ऐसे माद को ज्ञात करने के लिए 3 विधि है, कल्पित विधि, साधारण विधि और पद विचलन विधि। तो इसमें समांतर माद पूछा है, यानी कि समांतर माद को क्या कहेंगे, सिग्मा x बाई n, है ना। लेकिन जब ऐसे प्रश्न रहे कि 13 और 19 के बीच समांतर माद क्या होगा, तो इन दोनों को जोड़ लेना है। माद का मतलब क्या होता है, फार्मूला में लिखा गया सिग्मा x बटा n, x को हम लोग यहाँ पे कहेंगे बंटन, और सिग्मा का मतलब होता है सम, सम का मतलब जोड़ना, यानी जो आपका बंटन दिया गया है उन सबों को जोड़ देना, और n का मतलब संख्या, नंबर, कि कितने नंबर हैं, यानी कि 13 और 19 इन ये जो बंटन जो दिया गया है इन दोनों को जोड़ेंगे, और जोड़ने के क्रम में ये संख्या कितने हैं, 2 से भाग लगाएंगे, 13 और 19 को जोड़ लेंगे, आपका 13 और 19 32 हो जाएगा, और बटा 2 16 दूना के 32, यानी इस प्रश्न का जो विकल्प नंबर होगा वो बी होगा। क्वेश्चन नंबर 3, यदि 3 4 5 17 तथा, देखिए यहाँ पे जो होना चाहिए वो x या y हो, तो मान है, तोर मान है, ये नहीं x का मान होगा। प्रश्न ऐसा है, अब ये क्वेश्चन में कुछ त्रुटि है, क्योंकि सुधार करके देखा जा रहा है कि ऑप्शन चयन होता है कि नहीं, है ना, मिलता है कि नहीं मिलता है। तो ये देखिए बंटन कुछ दिया गया है 3 4 5 17 और x है, और इसका जो माध्य है वो भी दिया गया है 6, तो x की वैल्यू पूछा जा रहा है। तो माध्य बराबर, अभी आपने देखा कि माध्य को हम क्या कहते हैं, जो बंटन दिया रहेगा, ये जो वैल्यू जो डाटा रहेगा उससे सबको जोड़ लेना है, सिग्मा कर लेना है ना, सबको जोड़ेंगे, यानी 3 + 4 + 5 और + 17 और + x। इसमें संख्या कितने दिख रहे हैं, 1 2 3 4 और 1 5, 5 से भाग लगाएंगे, जबकि माध्य दिया गया है कितना, आपका माध्य दिया हुआ है 6। अब इन सबों को जोड़ लेंगे, यानी 17 और 5 22, 22 4 26, 26 और 3 29, और प्लस में x और बटा 5। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तिरछा तिरछी, तो 29 + x, 29 + x में 1 से करेंगे तो 29 + x होगा, और 6 × 5 = 30 हो जाएगा, यानी कि यहाँ से x का जो मान होगा 30 - 29, x का मान जो होगा वो 1 होगा। इस प्रश्न का जो विकल्प नंबर होगा वो ए होगा। तो इस प्रश्न को सुधार लेंगे, यहाँ पे x होगा और यहाँ पे x की वैल्यू पूछा है। तो ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं बराबर रूप से, और आपका क्लास जब करवाया गया होगा ऑफलाइन में तो उसमें पूरी विस्तार तरीके से ये सब की जानकारी दी गई थी, हर एक टॉपिक पे, हर एक थ्योरी पे एक एग्जाम्पल, 2 4 4 एग्जाम्पल दिए गए थे। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, यदि 1 4 x 5 तथा 12 का माध्य अब यहाँ दिया ही नहीं है, तो x का मान पूछा है। कोई बात नहीं है, x का मान पूछा है और माध्य है ही नहीं, तो माध्य यहाँ देना चाहिए था, लेकिन अगर हम माध्य निकालते हैं फिर ऑप्शन से चेंज कर लेंगे, है ना, और क्वेश्चन को सुधारने का प्रयास करते हैं। माध्य बराबर होगा सिग्मा x, सभी को जोड़ लीजिए जो चर दिया गया है, 1 + 4 + x + 5 और + 12, संख्या हो गया 5, ठीक है। इसे अगर जोड़ेंगे तो 12 और 5 17 और 4 21, सब 22 + x और बटा 5, ठीक है। अब इसमें माध्य तो है नहीं, माध्य लिखा ही नहीं कि 12 का माध्य है, अब कितना माध्य है पता नहीं चल रहा है, तो x का वैल्यू पूछा है। तो यहाँ से अगर मान लिया जाए कि हम x की वैल्यू, अब ऑप्शन से चल लेते हैं, प्रश्न को सुधारना है ना। अगर मान लिया जाए कि x के जगह पे 6 रखते हैं तो 22 और 6
28/5 जो बटा में दिखेगा, ठीक है। तो ऐसा उम्मीद नहीं है। 8 को रख लीजिए, 22 8 30, 6×5 30, यानी माद हो सकता है कि 6 होगा। 13 को रख लेने से 22 और 13 जो एक बटा में आ जाएगा, है ना। 9 को रखेंगे, 22 9 41, जो कटेगा नहीं। यानी कि इस प्रश्न को अगर सुधारने की बात की जाए तो यहाँ पे निश्चित है कि माद जो होगा वो 8 है। माद कितना है? 8 है। माद जो है से 8 दिया गया है, तो इसका x की वैल्यू क्या होगा? यानी कि माद को हम 8 रखते हैं तो इसके नीचे 1 है, 8×5 ये 40 हो जाएगा, और ये 22 + x, तो यहाँ से x की वैल्यू जो होगा, लेकिन x की वैल्यू को रखना था ना, x की वैल्यू आ जाए हमारा 8। अगर x की वैल्यू को 8 रखेंगे तो मेरा आएगा 22 और 8 30 और बटा 5 6, यानी माद 6 होगा, है ना। 1 मिनट, यानी इस प्रश्न को सुधारना होगा हमें। माद जो इसका होगा वो 6 होगा। माद इसका 6 है, तो माद को जब 6 रखिएगा तो x की जो वैल्यू आएगा वो 22 प्लस, सपोज x का वैल्यू कितना हो जाएगा, माद को 6 रखा जाए तो x और बटा ये हो जाएगा 5। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6×5 30 बराबर 22 और प्लस x, यानी कि यहाँ से हमारा हो जाएगा 30 - 22 बराबर x। x की वैल्यू जो होगा वो 8 होगा, ठीक है। x का जो मान होगा वो 8 होगा। विकल्प नंबर जो होगा बी। यानी इस प्रश्न में हम लोग सुधारेंगे कि इसका माध्य 6 दिया गया था, तो x का मान पूछा जा रहा था। क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए मिलान चिन्ह को मिलाना है, और ये देखिए 2021 में पूछा हुआ प्रश्न है ये, ठीक है। टैली मार्क आपका पूछता ही है। 13 का मिलान चिन्ह बताइए। तो मिलान चिन्ह की कुछ कंडीशन को समझ लें। देखिए एक लाइन है, ये 2 लाइन है, तो ये 2 का मिलान चिन्ह है, ये 3 का मिलान चिन्ह है। मिलान चिन्ह कन्वर्ट होता है तीसरी लाइन से, ये 4 हो गया। 5 का मिलान चिन्ह बनाना है, 3 1 4 और 1 ये हो गया 5, ठीक है। मिनिमम 3 लाइन पे आपको क्रॉसिंग करना है, ठीक है। तो 13 का मिलान चिन्ह देखा जाए तो ये मिलान चिन्ह तो है ही नहीं, ये चूँकि हमारा रोमन डिजिट में दिख रहा है। ऐसे भी देख लीजिए, रोमन डिजिट में भी दिखा है तो 10 और 4, 10 और 6 ये 16 दिख रहा है, यहाँ हमारा 13 है। मिलान चिन्ह का सिंबल सिर्फ और सिर्फ एक खड़ी रेखा से ही होता है, इसके अलावा और कोई सी भी लाइन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और मिनिमम 3 का सेट बनता है मिलान चिन्ह में, कम से कम। अगर उससे भी कम है, 2 का है 1 का है तो ठीक है, मैक्सिमम 3 का सेट हम लोग बनाएंगे मिलान चिन्ह में। तो यहाँ पे 13 का देखा जाए तो ये हुआ 4, ये आपका 4 है, 4 8 4 12 और 1 13। यहाँ से देखा जाए 4 4 8 4 12, 4 4 8 4 12 और 3 15। ये हमारा 15 का मिलान चिन्ह है, ये आपका 12 का मिलान चिन्ह है, जबकि ये जो आपका दिखाई दे रहा है वो 13 का मिलान चिन्ह है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का जो विकल्प नंबर होगा वो बी होगा, ठीक है। आप 13 को इस प्रकार से मिलान चिन्ह भी बना सकते हैं, 4 4 8 4 12 और 1 13। इस प्रकार से भी मिलान चिन्ह को बनाया जा सकता है। इस प्रश्न का विकल्प नंबर जो होगा वो बी होगा। और ऐसे प्रश्न 1 नंबर का दिखेगा, अवश्य रहेगा। बोर्ड एग्जाम में हर एक साल पूछता है, इस बार भी पूछेगा। 2021 का क्वेश्चन लिखा है, आंकड़ों के उच्चतम और निम्नतम सीमा के अंतर को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए परिसर को हम लोग रेंज कहते हैं। रेंज बराबर होता है उच्चतम मान माइनस निम्नतम मान। तो इसमें वही लिखा है कि आंकड़े के उच्चतम और निम्नतम मान के अंतर को क्या कहा जाता है। उच्चतम मान माइनस न्यूनतम मान को क्या कहेंगे, परिसर कहेंगे। यानी इस प्रश्न का विकल्प नंबर जो होगा वो सी होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, सांख्यिकी किसी वर्ग के उच्च सीमा और निम्न सीमा के मध्यपान को क्या कहते हैं। मध्यपान यानी बीच वाली वैल्यू को क्या कहेंगे। किसी वर्ग के उच्च सीमा और निम्न सीमा के बीच वाले टर्म को हम लोग क्या कहेंगे। तो लिखा है वर्ग अंतराल है, वर्ग चिन्ह है, अमाप है। अब जैसे किसी वर्ग के उच्च सीमा, सपोज मान लिया जाए
कि ये आपका 10 है और ये 20 है, ठीक है। तो उच्च सीमा इसको कहेंगे, इसको निम्न सीमा कहेंगे। ये आपका जो है वो उच्च सीमा है और ये जो आपका है वो निम्न सीमा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में कहा है कि किसी वर्ग के उच्च सीमा और निम्न सीमा के बीच वाले को क्या कहेंगे, यानी इन दोनों को जो बीच में जो बचता है उसे हम लोग वर्ग अमाप कहते हैं, यानी जो गैप होता है, ठीक है। यानी इस प्रश्न का विकल्प नंबर जो होगा वो सी होगा। देखिए वर्ग अंतराल 5 से 10, 10 से 15 और 15 से 20 है। अब वर्ग अंतराल भी दो प्रकार के, एक अंतिव्यापी और एक अतिव्यापी। अब अतिव्यापी और अंतिव्यापी क्या है उसको थोड़ा समझिए। अब जरा इसे देखें कि कौन सा अंतराल में है, कहा है कि अतिव्यापी है या अंतिव्यापी है या क्रमागत वर्ग है या इनमें से कोई नहीं है। तो इस प्रश्न का जो विकल्प नंबर होगा वो होगा आपका अतिव्यापी, विकल्प नंबर ए अतिव्यापी होगा। अब हम अतिव्यापी को देखते हैं कि अतिव्यापी और अंतिव्यापी क्या है, जिसको हम लोग ओवरलैपिंग कहते हैं। ओवरलैपिंग अतिव्यापी, नन ओवरलैपिंग अंतिव्यापी, नन ओवरलैपिंग। अब ओवरलैपिंग किसको कहेंगे, यानी जिसकी यहां आपको दिया गया है जैसे 5 से लेकर के, हाँ ये आपका वर्ग अंतराल है 5 से 10, 10 से 15, 10 से 15, फिर है 15 से 20। ये जो आपका वर्ग अंतराल दिख रहा है ये ओवरलैपिंग है, ठीक है, अतिव्यापी में है। यानी कि अतिव्यापी में वो कहा जाता है कि जिसकी निम्न सीमा, जिसकी उच्च सीमा अगले निम्न सीमा के बराबर है, जिसके वर्ग अंतराल के वर्ग अंतराल में जिसके वर्ग अंतराल में जिसके उच्च सीमा अगले निम्न सीमा के बराबर हो उसे अतिव्यापी कहते हैं, अतिव्यापी कहते हैं। यानी वर्ग अंतराल में जिसकी उच्च सीमा अगले निम्न सीमा के बराबर दिखेगा उसे हम लोग अतिव्यापी ओवरलैपिंग कहेंगे। ओवरलैप करेगा, ये इस वर्ग अंतराल की देखा जाए तो इसकी उच्च सीमा 10 है, अगले वर्ग अंतराल की निम्न सीमा के बराबर है। ये वर्ग अंतराल की उच्च सीमा अगले वर्ग अंतराल की निम्न सीमा के बराबर है, तो उसे हम लोग ओवरलैपिंग कहेंगे, अतिव्यापी कहेंगे। अगर अंतिव्यापी में होता तो ये इस प्रकार के होते वर्ग अंतराल, 5 से 10 होता तो ये 11 से लेकर के आपका 5 का गैपिंग है, 11, 5 आपका 16, फिर यहाँ से 17 से इस प्रकार से जाता 22। तो ये जो वर्ग अंतराल दिखेंगे वो अंतिव्यापी नन ओवरलैपिंग होगा, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो विकल्प नंबर होगा वो ए होगा, अतिव्यापी वर्ग में दिखाई दे रहा है। लेकिन कुछ ऐसे कंडीशन होते हैं जो अतिव्यापी से अंतिव्यापी में कन्वर्ट किया जाता है या अंतिव्यापी से अतिव्यापी में कन्वर्ट किया जाता है। तो अंतिव्यापी से आप अतिव्यापी में कन्वर्ट करने के लिए निम्न सीमा में 0.5 को घटाया जाएगा और उच्च सीमा में 0.5 को जोड़ा जाएगा, यानी आधा घटाएंगे और आधा को जोड़ेंगे। एक में से आधा घटाना है और एक में से आधा को जोड़ना है, तब जो है वो ओवरलैपिंग के क्रम में दिखाई देगा, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए कि 5 से 10 है, इसमें हम आधा को जोड़ेंगे तो ये 11 होगा, इसमें आधा को जोड़ेंगे तब 10 होगा। तो इस प्रकार से इसकी प्रक्रिया चलती जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9, वह आंकड़े जिसमें सूचनाएं पूर्व से एकत्रित होती है, यानी पहले से ही इकट्ठा होता है, उसे हम लोग कहते हैं प्राथमिक आंकड़ा। ये क्लास 9वीं में भी पढ़े होंगे, प्राथमिक आंकड़ा, द्वितीयक आंकड़ा, द्वितीयक आंकड़ा को गौण आंकड़ा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, किसी वर्ग के अंतर्गत आने वाले पदों की संख्या को क्या कहते हैं। तो किसी वर्ग के अंतर्गत आने वाले जो पदों की संख्या होती है, उस किसी वर्ग के अंतर्गत आने वाले पदों की संख्या को बारंबारता कहा जाता है। बारंबारता जो बार बार आते हैं।
बारंबारता के माध्यम से ही संचयी बारंबारता निकाली जाती है जोड़ करके। जैसे किसी बंटन की बारंबारता दी रहेगी, बंटन जैसे 2 है, 4 है, 6 है, इसकी बारंबारता जो होगा वो इस प्रकार से होगा 1 2 1। इसकी संचयी बारंबारता अगर निकालना होगा CF, तो हम लोग इस प्रकार से निकालेंगे, ये जैसे है वैसे लिख देंगे। अब इसमें से इसको जोड़ेंगे, 2 और 1 3 होगा, फिर 3 और 1 4 होगा, तो ये संचयी बारंबारता होगा। तो किसी वर्ग के अंतर्गत आने वाले पदों की संख्या को बारंबारता कहा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, बारंबारता और संगत वर्ग अंतराल की लंबाई से बने चित्र को क्या कहते हैं? बारंबारता और संगत वर्ग अंतराल, जैसे वर्ग अंतराल 5 से 10 हो, 10 से 15 हो, 15 से 20 हो, इस प्रकार का वर्ग अंतराल है। और आपका ये है वर्ग अंतराल, और ये बारंबारता 5 से 10 की बारंबारता 2 है, 10 से 15 की बारंबारता 1 है, 15 से 20 की बारंबारता 3 है। अब कहा है क्वेश्चन की बारंबारता और संगत वर्ग अंतराल की लंबाई से बने चित्र को क्या कहते हैं? तो ऐसा आपने 6ठी या 7वीं क्लास में भी पढ़ा होगा कि ऐसे चित्र से हम लोग जो बनाते हैं ना, वो एक आयत चित्र बनाते हैं। जैसे 5 से 10 की जो है, 5 से 10 की जो बारंबारता है वो 2 है, 2 इस प्रकार से 1 2 3 ऐसे ऐसे रहता है। तो इसे हम लोग आयत चित्र के रूप से ही दर्शाते हैं, ऐसे इस प्रकार से आयत चित्र के रूप में हम लोग दर्शाते हैं। तो इसमें लिखा है कि बारंबारता और संगत वर्ग अंतराल की लंबाई से बने चित्र को क्या कहेंगे? बारंबारता बहुभुज? बिल्कुल नहीं। हालांकि बारंबारता बहुभुज बनाए जाते हैं, लेकिन चित्र जो होगा बारंबारता बहुभुज इस प्रकार से होते हैं, यहाँ से ऐसे लाइन गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, उसी को बारंबारता बहुभुज कहते हैं। तो बारंबारता बहुभुज नहीं होगा, तोरण नहीं होगा, आयत चित्र होगा। यानी इस प्रश्न का विकल्प नंबर जो होगा वो बी होगा। प्रेक्षणों के सभी मानों के योग को प्रेक्षणों की संख्या से भाग देने पर आंकड़ों का प्राप्त क्या होता है? बहुत अच्छा सवाल है। अब यहाँ पे देखिए माध्य, माध्य बराबर आपको बताया गया सिग्मा x बटा n। सिग्मा का मतलब होता है जोड़ना और x का मतलब होता है चरमान या तो फिर बंटन। ठीक है, तो कहा है कि सभी प्रेक्षणों को मानों को योग मतलब सिग्मा, जो प्रेक्षण है यानी जो चरमान है या बंटन है, उन सबों को जोड़ना है, उन सबों को जोड़ेंगे। यानी कि जो प्रेक्षण या चरमान या बंटन को x कहते हैं, और जब जोड़ेंगे तो उसमें सिग्मा लगाएंगे। ठीक है, प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षणों की सभी मानों के योग को प्रेक्षणों की संख्या से भाग दिया जाता है। यानी जितने प्रेक्षण हैं, माना कि प्रेक्षणों की संख्या n है, उससे अगर भाग देते हैं तो भाग देने पर जो आंकड़े कहलाएंगे वो आंकड़ा क्या कहलाएगा? तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? माध्य कहते हैं। यानी इस प्रश्न का विकल्प नंबर जो हो जाएगा वो ए होगा। यानी आप माध्य की फार्मूला जो लिख सकते हैं वो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षणों की संख्या। ठीक है, ये माध्य बराबर होगा। तो वही कहा है कि सभी मानों को जोड़ करके प्रेक्षणों की संख्या से भाग देंगे तो वो क्या निकल करके आएगा? तो उसे हम लोग माध्य कहेंगे। विकल्प नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 13, सबसे अधिक बार आने वाला प्रेक्षण या जिसके आसपास वितरण के सबसे अधिक केंद्रित होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो जो सबसे अधिक बार आएगा यानी सर्वाधिक बार आएगा उसे हम लोग बहुलक कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? बहुलक। सर्वाधिक बार आने वाले चरमान को बहुलक कहा जाएगा। तो प्रश्न में लिखा है कि जो सबसे अधिक बार आने वाला प्रेक्षण या जिसके आसपास वितरण के सबसे अधिक पद केंद्रित होते हों, जो सबसे ज़्यादा पद केंद्रित होगा उसे क्या कहा जाएगा? तो उसे हम लोग बहुलक कहेंगे, यानी जो बार बार दिखाई देगा। क्वेश्चन नंबर 14, कोई व्यक्ति सप्ताह में 10 7 13 20 15 घंटे काम करता है तो माध्य घंटे क्या होंगे? अब यहाँ से माध्य पूछा है, तो देखिए माध्य निकालने के लिए आपको बताया गया है कि इन सबों को जोड़ लें। ठीक है, अब चाहे वे आरोही क्रम में जोड़ें या अवरोही क्रम में जोड़ें, इसमें हमको फर्क नहीं पड़ता चूंकि माध्य निकालना है। हाँ, अगर माध्यिका कहता तब आरोही और अवरोही में चलती है, वैसे प्रश्न आएंगे तो दिखाया जाएगा। तो माध्य बराबर सभी प्रेक्षणों को जोड़ना है, प्रेक्षणों की संख्या से भाग देना है। तो सभी प्रेक्षण जो है आपका है 7 है, 10 है, 13 है, 15 है
और 20 है। कोई ज़रूरी नहीं कि आप सजा करके ही जोड़ें, आगे पीछे भी जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रेक्षणों की जो संख्या है 1 2 3 4 और 5, 5 से भाग लगाएंगे, इसे आप जोड़ेंगे 20 और 15 35, 35 और इधर हो जाता है 7 10 और 7 17 और 13 30, 30 और 35 हो जाता है 65 और बटा ये 5, 13 बचे 65, यानी इसका जो माध्य जो घंटे होंगे वो 13 होगा, यानी विकल्प नंबर जो होगा वो बी होगा। क्वेश्चन नंबर 15, किसी वर्ग अंतराल के संगत बारंबारता और पूर्व के संगत बारंबारता के योग को क्या कहा जाता है। जैसे अभी आपको बताया गया, क्वेश्चन कहा है कि देखिए ऐसे ही क्वेश्चन वहां पूछेगा कि किसी वर्ग अंतराल के संगत बारंबारता और उसके पूर्व के संगत बारंबारता के योग को यानी जोड़ को क्या कहते हैं, संचयी बारंबारता कहते हैं, जिसे CF से सूचित किया जाता है। बारंबारता, ये बारंबारता दिया गया है इस प्रकार से, 1 है 2 है 1 है 2 है 3 है, इस प्रकार से संचयी बारंबारता क्या करते हैं, कहा है कि किसी वर्ग अंतराल के संगत बारंबारता और पूर्व के संगत बारंबारता, यानी बारंबारता का पूर्व संगत बारंबारता है, उसको फिर से अगर हम जोड़ते चले जाते हैं 3 3 1 4 4 2 6 6 3 9, तीन सारी संगत बारंबारता और फिर पूर्व के बारंबारताओं को जोड़ते हैं तो ये क्या कहलाता है, ये जो मान निकल करके आता है वो संचयी बारंबारता कहलाता है, यानी इस प्रश्न का विकल्प नंबर जो होगा वो बी होगा। क्वेश्चन नंबर 16, बहुलक है, बहुलक जो सर्वाधिक बार आएगा उसे बहुलक कहेंगे। अब इसमें से देखना होगा कि सबसे ज्यादा जो है कौन है। 2 की बात किया जाए तो 2 देखिए यहाँ है 2 3, 3 जो है 2 बार है, 3 जबकि एक ही बार दिख रहा है 3 है, ये 2 है 2 है 2 है, बाकी 6 एक बार है, 4 एक बार है, 5 एक बार है, 0 एक बार है, यानी इसकी बहुलक जो होगी वो 2 होगी। और ऐसे प्रश्न 1 नंबर की अवश्य आएंगे ही, जो इसमें कुछ करना ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17, देखिए बहुत अच्छा सवाल, माध्य माध्यिका और बहुलक के बीच रिलेशन को दिखाना है, बहुत MBBI ये प्रश्न है, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये हर एक साल पूछा जाता है। इसी संबंध को हम लोग कार्ल पियर्सन सूत्र कहते हैं। कार्ल पियर्सन सूत्र का रिलेशन होता है 3 माध्य बराबर 3 माध्यिका -2 माध्य, यानी MO बराबर, एक मिनट, बहुलक बराबर जो रिलेशन होता है वो 3 माध्यिका -2 माध्य होता है। इसे हम लोग कार्ल पियर्सन सूत्र कहते हैं, कार्ल पियर्सन सूत्र कहा जाता है। इसे हिंदी में अगर लिखना शुरू किया जाए तो बहुलक बराबर 3 माध्यिका या माध्यक, माध्यिका या माध्यक या माध्यिका -2 माध्य, ये सूत्र होता है। इसी सूत्र को, इसी कंडीशन को हम लोग कार्ल पियर्सन सूत्र कहते हैं, जिसे आप संक्षेप में इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, बहुलक को M से सूचित करते हैं, माध्यिका को M से सूचित करते हैं और माध्य को A से सूचित किया जाता है। तो इस प्रश्न में जो लिखा है कि माध्य जो दिया गया है वो X है, माध्यिका Y है, बहुलक Z है, तो इन तीनों के बीच में क्या संबंध होगा, और इसी संबंध को, ऐसा संबंध लिख देगा और पूछेगा कि इस संबंध को किस महोदय ने दिया। कार्ल पियर्सन महोदय ने इस सूत्र के बारे में संबंध बताया था, माध्य माध्यिका और बहुलक को। ठीक है, तो आपकी जो बहुलक जो दी गई है वो Z है, Z लिख लेंगे, बराबर 3 गुने माध्यक या माध्यिका, माध्यक को ही माध्यिका कहते हैं, और माध्यिका जो दिया गया है वो आपका Y है, -2 गुने माध्य, माध्य जो दिया गया है वो आपका X है, 2 गुने X, यानी कि ये हमारा जो निकल करके आ रहा है 3y - 2x, ऐसा कंडीशन है। अब ये कंडीशन हमें इस ऑप्शन में ढूंढना है, लेकिन हमें इस ऑप्शन में कहीं पे दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसे कुछ वितरित करके दिया गया है। अब हम इन सारे विकल्पों को देखें कि x माइनस ये z है बराबर 3x - 3y। अगर इसे एक तरफ किया जाए, x प्लस में है, इस तरफ लाएंगे -3x और माइनस आपका इधर आएगा +3y, और ये माइनस है z, ये इस तरफ आ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 3y, ये 3y माइनस x में से 3x जाएगा तो माइनस बचेगा 2x और बराबर क्या बचेगा z, यानी कि क्या ऐसी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है
z बराबर 3y माइनस 2x, यानी इस प्रश्न का जो विकल्प नंबर ही जो होगा वो ए होगा। बाकी ऐसे कोई सा भी ऑप्शन नहीं है जो इस कंडीशन को पालन कर ले। तो माध्य माध्यिका और बहुलक का जो रिलेशन है वो इस प्रकार से ही होता है। आप याद रखेंगे बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, ठीक है, या आप संक्षिप्त में एमओ बराबर 3m माइनस 2a याद रख सकते हैं। बाकी यहाँ से जो आपको है कंडीशन इस प्रकार से दिया है तो आप इन सारे विकल्प को चेक कर लेंगे। अगर चेक करने के क्रम में ऐसा दिख रहा है तो वो उसका संबंध होगा, यानी इस प्रश्न का विकल्प नंबर जो होगा वो ए होगा। चलते हैं अगले प्रश्न में। निम्नलिखित में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है? केंद्रीय प्रवृत्ति की माप जो होगा वो कौन नहीं होगा? तो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप जो है माध्य भी है, माध्यक भी है और मानक विचलन भी है। बहुलक केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, ठीक है। चूंकि वर्गीकृत आंकड़े और अवर्गीकृत आंकड़े जो होते हैं, ये जो हम लोग जो देखते हैं बंटन 1 2 3 4 5 6 7 8, ये वर्गीकृत आंकड़े होते हैं और वर्गीकृत आंकड़ा जो होता है वो केंद्रीय प्रवृत्ति के मान में नहीं आता है और बहुलक ज्यादातर वर्गीकृत आंकड़े से ही निकाले जाते हैं। तो इस प्रश्न का विकल्प नंबर जो होगा वो बी होगा। क्वेश्चन नंबर 19, 8 7 12 15 10 9 11 की माध्यिका क्या होगी? अब बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है एकदम। इस टाइप का सवाल 1 नंबर का निश्चित है कि आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब यहाँ से कुछ आपको टर्म एंड कंडीशन बता रहे हैं माध्यिका का, कुछ शॉर्ट फार्मूला भी इसमें बताएंगे जो आप आसानी से निकाल सकते हैं। माध्यिका, माध्यिका को ही माध्यक कहा जाता है, इसे हम लोग एम से सूचित करेंगे, ठीक है। तो माध्यिका बराबर 2 फार्मूले होते हैं 2 स्थिति में। जब माध्यिका के 2 फार्मूले, पहला स्थिति क्या होगा कि जब पदों की संख्या विषम हो तो माध्यक या माध्यिका बराबर होगा n+1/2 वाचरमान। कब? जब माध्यिका या माध्यक बराबर 2 स्थिति में सूत्र होगा वर्गीकृत आंकड़े के लिए। जब पदों की संख्या विषम हो तो माध्यिका बराबर n+1/2 वाचरमान होगा। और ठीक उसी प्रकार से अगर जब पदों की संख्या n सम हो तो माध्यक बराबर होगा n/2 n/2+1 वें चरमान। 1 मिनट, इसे इस प्रकार से लिख देते हैं पहले। n/2 वें चरमान प्लस n/2+1 वें चरमान और बटा 2 होता है। जब माध्यिका सम हो, पदों की संख्या सम होगी तो माध्यिका का फार्मूला ये होगा। लेकिन एग्जाम में ऐसे प्रश्न में आपको फार्मूले से बनाना समय किलिंग हो सकता है। उससे बचने के लिए एक आसान तरीका बताया जा रहा है कि आप कैसे माध्यिका को बनाएंगे। हालांकि आपकी फार्मूला लिख दिया गया है, कहीं पे अगर आ भी जाता है तो आप इसे मार लेंगे। चलते हैं अब क्वेश्चन पे। अब देखिए माध्यिका को किस प्रकार से बनाया जाए। क्वेश्चन लिखा है आपका 8 7 12 15 10 9 11 की माध्यिका पूछा है। ये जो बंटन दिए गए हैं या चरमान, इसको क्या करना है कि पहले आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में सजा लेना है। चाहे तो आप इसे आरोही क्रम में सजा लीजिए या तो आप इसे फिर अवरोही क्रम में सजा लीजिए। आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम, अवरोही क्रम घटते क्रम, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, ठीक है। आरोही क्रम में अगर इसे सजाएंगे तो सबसे छोटी संख्या आपका 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, 11 होगा, 12 होगा और 15 होगा, ठीक है। अगर इसे हम अवरोही क्रम में भी सजाते हैं
तो भी आंसर सेम ही आएगा। पहले क्या करना है कि इसे अवरोही क्रम में सजा लेना है, 15, 12, 11, 10, 9, 8 और 7। अब माध्यिका निकालने के क्रम में क्या करेंगे कि इसमें पदों की संख्या को गिनना है कि इसमें कितने पद हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। पदों की संख्या जब विषम रहेगी तो माध्यिका निकालना बहुत आसान है। बीच वाले को ही माध्यिका कहते हैं। माध्यिका का मतलब ही होता है कि जितने भी पद दिए गए हों उसके बीच वाले जो मान होंगे वही माध्यिका कहलाएगा, मीडियन। ठीक है, तो इसमें जो आपको दिखाई दे रहे हैं वो 1 है। इसमें टर्म की संख्या अगर देखा जाए तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है। अब 7 है तो क्या करना है कि इसमें आपको बीच वाले से काट लेना है। ठीक है, बीच वाले को छोड़ देना है और बराबर बराबर दोनों तरफ से हटा देना है। जो बीच की जो वैल्यू बचेगा वही आपका क्या कहलाएगा, माध्यिका कहलाएगा। यानी इस प्रश्न का विकल्प नंबर जो होगा वो ए होगा, इसकी माध्यिका 10 होगी। अगर हम आरोही क्रम में सजाएं तो भी माध्यिका 10 होगा, अवरोही क्रम में सजाएंगे तो भी माध्यिका 10 ही होगा। जैसे इधर से 3 कटेगा, 3 इधर से कटेगा, बीच में जो दिखेगा वही आपका माध्यिका कहलाएगा। तो इस प्रश्न की जो विकल्प नंबर होगा वो ए होगा। हाँ, अगर पदों की संख्या सम होती, जैसे इसी में एक प्रश्न और बढ़ जाते, जैसे इसमें मान लीजिए कि बढ़ा दिया जाता आपका 14, तब इसकी माध्यिका क्या होती, तब इसे हम आरोही क्रम या अवरोही क्रम में सजा लेते। सजाने के क्रम में अब इस प्रश्न के लिए अब यहाँ देखेंगे, चूंकि ये जो आपको दिखाई दे रहा है वो पदों की संख्या सम है, तो सम के लिए क्या करेंगे कि इसे आप आरोही क्रम में सजा लेंगे। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 और 15। अब इसकी माध्यिका निकालने के लिए क्या करेंगे, तो हमारा संख्या जो दिख रहा है वो 8 दिख रहा है, 4-4 का पेयर होगा, बीच में तो कुछ बचेगा नहीं। लेकिन इसमें क्या करना है कि 2 छोड़ देना है बीच वाले से और बराबर बराबर वालों को हटा देना है। यानी कि यहाँ से अब हम हटाएंगे तो ये 3 को हटाएंगे और इधर से 3 को हटाएंगे, ये 3 हटेगा और ये 3 पार्ट हटेगा। बाकी जो 2 बीच में बचेगा उन दोनों को जोड़ लेना है और 2 से भाग कर देना है। यानी इसे जोड़ेंगे तो 10 और 11/2, 11 और 10 हो जाएगा 21/2, यानी कि ये 10.5। यानी कि जब पदों की संख्या सम होती तो बराबर बराबर भागों से काट लेते, 2 छोड़ करके उन दोनों को जोड़ करके 2 से भाग लगा देते, तो वो माध्यिका निकल करके आ जाता। तो इस प्रश्न के जो विकल्प नंबर होगा वो ए होगा। मिलते हैं अगले प्रश्न में। देखिए लिखा है कि 7, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 12 का माध्यिका क्या होगी। अब फिर से ये माध्यिका पूछा है तो इसे हम क्रम में सजाएंगे। क्रम में सजाने के क्रम में क्या करना होगा, आरोही या अवरोही क्रम में सजा लेना है। 3 के बाद 5, के बाद 6, के बाद 7, उसके बाद 8, उसके बाद 9, उसके बाद 10, उसके बाद 12, और तो कोई संख्या नहीं दिख रहा। अब इसमें पदों की संख्या गिनेंगे कि कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। पदों की संख्या 8 है तो बीच वाले 2 को छोड़ लेना है। बीच वाले 2 को छोड़ करके बाकी बराबर बराबर से हटा देंगे। यानी कि 3 इधर से कटेगा, 3 इधर से कटेगा, ये 2 को बीच में बचेगा, उन दोनों को आपको जोड़ लेना है और 2 से भाग कर लेना है। 8 और 7 15, 15/2, इसे हम लोग 7.5 कहेंगे। यानी इस प्रश्न का विकल्प नंबर जो होगा वो बी होगा। ठीक है, तो ये भी आपसे कुछ कह रहा है, इस पे भी आप ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 में है कि बारंबारता और संगत वर्गांतराल से बने आयत चित्र के प्रत्येक आयत के मध्य बिंदु को सरल रेखा से मिलाने पर जो बहुभुज बनता है उसे क्या कहेंगे। तो उसे हम लोग बहुभुज कहेंगे, आयत चित्र कहेंगे, कि तोरण कहेंगे, कि बारंबारता बहुभुज कहेंगे। सवाल है कि बारंबारता और संगत वर्ग अंतराल से बने आयत चित्र के प्रत्येक आयत के मध्य बिंदु को सरल रेखा से मिलाने पर जो बहुभुज बनता है उसे क्या कहेंगे। तो उसे बारंबारता बहुभुज कहेंगे। यानी इस प्रश्न का विकल्प नंबर जो होगा वो डी होगा। क्वेश्चन नंबर 22, आंकड़े और संगत संचयी बारंबारता से बने आलेख को क्या कहते हैं। तो आंकड़ा और संचयी बारंबारता से बने जो आलेख होंगे वो आपका आयत चित्र ही कहलाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, एक टीम ने फुटबॉल के 10 मैचों में क्रमशः 2, 3, 4, 5, 0, 1, 3, 3, 4 और 3 गोल किए। तो इसका माध्य पूछा है। माध्य पूछा है इसका, तो माध्य निकालने के लिए अब टोटल देखिए, यहीं से पता चल गया कि फुटबॉल के 10 मैचों में,
ये मैचों की संख्या दी गई है, ये 10 ही होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10। तो कहा है कि ये जो नंबर जो दिए गए हैं वो 10 दिया गया है, इसकी माध्य पूछा है, तो इसमें हमको माध्य में सजाने की कोई ज़रूरत नहीं है। 0 + 1 + 3 + 3 और +4 और +3 10 हो गए होंगे बटा 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसे जोड़ लें। 3 और 4 7, 3 10, 3 13, 1 14 और 5 19 और 4 23, 3 26 और 2 28। 28 बटे 10, 14 दूना के 28, 5 दूना के 10। यानी कि इसे दशमलव में अगर देखा जाए तो इतना हमको करने की ही कोई ज़रूरत नहीं था। दशमलव में जब विकल्प दे रहा है तो एक जीरो हटाएंगे, एक अंक के बाद दशमलव होगा, यानी इस प्रश्न का विकल्प नंबर जो होगा वो बी होगा। क्वेश्चन नंबर 24, प्रथम 3 प्राकृत संख्या का माध्य क्या होगा? प्रथम 3 प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर पूछा है, तो नेचुरल नंबर जो होता है वो 1 से शुरू होता है। अब इसका माध्य पूछा है, माध्य निकालने के लिए इन सबों को क्या करना होगा? जोड़ना पड़ेगा, इन सबों को जोड़ लेना होगा। 1 + 2 + 3 और जोड़ करके जितनी पदों की संख्या उससे भाग लगाएंगे। 3 2 5 1 6, 6 को 3 से काटेंगे 2 बार में, यानी इस प्रश्न का विकल्प नंबर जो होगा वो ए होगा। प्रथम 5 प्राकृत संख्या का माध्य 1 2 3 4 5, इन सबों को माध्य का है। 5 संख्या है, 5 4 9 3 12 2 14 1 15, 15 जो है 5 से 3 बार में कटेगा। इस प्रश्न का विकल्प नंबर जो होगा वो बी होगा। दिए गए आंकड़े के लिए उच्चतम तथा न्यूनतम श्रेणी के प्रेक्षणों का अंतर क्या होगा? कहा है कि दिए गए आंकड़ों को उच्चतम तथा निम्नतम प्रेक्षणों का जो अंतर होगा, यानी उच्चतम मान माइनस निम्नतम मान को क्या कहते हैं? परिसर कहते हैं। परिसर रेंज कहा जाता है। परिसर बराबर होता है उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, ठीक है, उच्चतम मान माइनस निम्नतम मान, यानी कि ये जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 27, किसी परीक्षा में 10 छात्रों द्वारा प्राप्त अंक, अब 10 छात्र हैं उसमें प्राप्त अंक दिए गए, इन आंकड़ों का परिसर क्या होगा? तो रेंज बराबर जो बताया गया, जो उच्चतम वैल्यू होगा, परिसर को रेंज कहते हैं। जो उच्चतम मतलब जो सबसे बड़ा, इसमें सबसे बड़ा जो आपको दिखाई दे रहा है वो 99 है, और सबसे छोटा जो दिखाई दे रहा है वो आपका 51 है, सॉरी 47। इसमें जो आपको छोटा जो दिखाई दे रहा है वो 47 है, सबसे न्यूनतम वैल्यू। तो इसे हम क्या करेंगे? घटा लेंगे, तो ये घटा करके जो आएगा वही आपका परिसर कहलाएगा, रेंज होगा। 9 में से 7 को घटाएंगे 2 बचेगा, 9 में से 4 को घटाएंगे 5 बचेगा, यानी इस प्रश्न का विकल्प नंबर जो होगा वो बी होगा। क्वेश्चन नंबर 28, किसी आंकड़ों का न्यूनतम मान 82, परिसर 38 तो उच्चतम मान, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है ये, ठीक है, ऐसे प्रश्न एग्जाम में रहेंगे। पूछा है कि न्यूनतम मान 82, परिसर 38, उच्चतम मान क्या होगा? तो परिसर बराबर होता है उच्चतम मान माइनस निम्नतम मान। अब देखिए रेंज जो दिया गया है वो 38 है आपका, और उच्चतम मान जो है आपका पूछा है, माना कि उच्चतम मान x है, या नहीं भी मानेंगे कोई बात नहीं है, वैसे ही रहने देंगे, उच्चतम ही मान रहेगा। न्यूनतम मान आपका 82, x की वैल्यू पूछा है 38, ये माइनस 82 है, इस तरफ आकर के आपको प्लस में 82 हो जाएगा, यानी x 8 और 2 10 का 0 हाथ में 1, 8 3 11 और 1 12, यानी x का जो मान दिख रहा है वो 120 होगा। हमारा उच्चतम मान जो होगा वो 120 होगा, विकल्प नंबर डी। अर्थपूर्ण सूचनाएं उपलब्ध करने से संबंधित अध्ययन गणित की एक शाखा में किया जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं सांख्यिकी, गणित कहा जाता है, आंकड़े कहे जाते हैं, माध्य कहा जाता है। तो माध्य की परिभाषा तो ऐसा नहीं है ना, माध्य की परिभाषा उसे कहते हैं प्रेक्षणों का योग, प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षणों की संख्या, तो ये विकल्प नहीं होगा। आंकड़े किसे कहते हैं? जो बंटन दिया हो, 2 हो 3 हो 4 हो 5 हो, उसे हम लोग आंकड़े कहते हैं, तब तो ये भी नहीं होगा, गणित की ये परिभाषा ही नहीं है। यानी कि अर्थपूर्ण सूचनाएं उपलब्ध करने के लिए हम लोग सांख्यिकी कहते हैं, जो एक ग्राफ से दिखाया जाता है या डाटे से दिखाए जाते हैं, आयत चित्र से। तो इस प्रश्न का विकल्प नंबर जो होगा वो ए होगा। बारंबारता क्या है? अब इस प्रश्न में पूछा है कि बारंबारता क्या है, और ये भी बहुत वीवीआई सवाल है, ऐसे प्रश्न 1 नंबर के आपके एग्जाम में दिखेंगे।
आंकड़े 3 5 1 2 5 7 9 5 8 2 2 3 5 4 में 5 की बारंबारता पूछा है। तो ये जो आंकड़े दिए गए हैं, आंकड़े और ये बारंबारता। अब आंकड़े में क्या क्या है उसको देखेंगे। अब देखना है हमें कि आंकड़े में कौन कौन सी संख्याएं सम्मिलित है। आंकड़े में जो संख्या है 1 है, 2 है, उसके बाद 3 है, 3 के बाद और क्या है, कौन कौन सी संख्या दिखाई दे रही है, 4 5, 6 है नहीं है, 7 है बिल्कुल है, 8 है नहीं है, 9 है 9 है, 8 है बिल्कुल 8 भी है, 8 भी है, यानी कि 5 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9। और भी क्या कोई संख्या दिखाई दे रहा है। अब इसमें से ये देखना है कि इस आंकड़े में 1 कितनी बार दिखाई दे रहा है। 1 सिर्फ एक ही बार है। 2 देखा जाए कि 2 कितने बार है, 1 2 और 3, 2 3 बार है। 3 कितना बार है, 1 2, 3 2 बार है। 4 कितने बार है, 4 सिर्फ और सिर्फ एक ही बार है, 4 एक बार है। 5 कितने बार हैं, 1 2 3 4। और हमारा प्रश्न में पूछा ही है कि 5 की क्या बारंबारता होगी, तो हमें आगे निकालने से कोई ज़रूरत नहीं है। यानी 5 की बारंबारता जो दिखाई दे रहा है वो 4 दिखाई दे रहा है। इस प्रश्न का विकल्प नंबर जो होगा वो सी होगा। इसी तरह से इसमें और किसी का बारंबारता पूछ लेता, यानी कि बारंबारता जो बार बार आ रहा है, यानी 4 जो है वो कितना बार आ रहा है, 5 जो है कितना बार आ रहा है, तो 5 4 बार आ रहा है। 5 की बारंबारता ही पूछा जा रहा था। क्वेश्चन नंबर 31, बड़े आंकड़ों को समूह में रखकर छोटा कर लिया जाता है, इस समूह को क्या कहते हैं। ठीक है, बड़े आंकड़ों को समूह में रखते हैं, रख करके छोटा कर लिया जाता है, उसको क्या कहा जाता है, उसको हम लोग वर्ग कहते हैं। जैसे मान लिया जाए कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 7 8 9 और 10, ये बड़ा आंकड़ा है। इसे अगर छोटा करना हो तो हम लिख लेंगे कि 1 से ये 10 होगा। अगर ठीक इसी प्रकार से 11 12 13 डॉट 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 20 तक रहता तो इसे छोटा कर लेते हैं कि 10 से ये 20 है, तो उसे हम लोग वर्ग कहते हैं, वर्ग अंतराल कहते हैं। इस प्रश्न का विकल्प नंबर जो होगा वो सी होगा। क्वेश्चन नंबर 32, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, इन वर्गों के वर्ग अमाप क्या होंगे। वर्ग अमाप का मतलब गैप, वर्ग अमाप का मतलब होता है, वर्ग माप का मतलब होता है गैपिंग। गैपिंग कितना का दिख रहा है, तो इसमें गैपिंग कितना का दिख रहा है, 10 का गैपिंग दिख रहा है। इस प्रश्न का विकल्प नंबर जो होगा वो डी होगा। क्वेश्चन नंबर 33, 20 से 29 में ऊपरी वर्ग सीमा क्या होगा। ये जो आपको है वो निम्न सीमा है, निम्न सीमा, जबकि ये जो है वो आपका उच्च सीमा है। तो इसमें पूछा है कि ऊपरी सीमा कौन सा होगा, विकल्प नंबर जो हो जाएगा बी होगा। बस क्वेश्चन नंबर आज 40 तक ही करेंगे। 5 से 50 59 60 69 70 79 के किस प्रकार का वर्ग है। देखिए फिर से सवाल आ गया ना कि किस प्रकार का। अभी इससे पहले हम लोग देखे थे अतिव्यापी, अंतिव्यापी, ओवरलैपिंग और नॉन ओवरलैपिंग। ठीक है, तो ये 50 से 59 है, 60 से 69 है, 70 से 79 है। तो क्या ये ओवरलैप कर रहा है, बिल्कुल नहीं, ये नॉन ओवरलैपिंग है। और नॉन ओवरलैपिंग को हम लोग अनतिव्यापी कहते हैं। यानी इस प्रश्न का विकल्प नंबर जो होगा वो बी होगा। और ऐसे प्रश्न इससे पीछे हम लोग अभी समझ चुके थे। वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 आदि किस प्रकार का वर्ग है। तो ये देख लीजिए, ये जो वर्ग आपको दिखाई दे रहा है वो अतिव्यापी में होगा। वर्ग अंतरालों के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं। वर्ग अंतराल के जो बीच वाले टर्म होंगे उसको हम लोग क्या कहेंगे, तो वर्ग अंतराल के बीच वाले बिंदु को वर्ग अमाप यानी गैप कहा जाएगा। इस प्रश्न का विकल्प नंबर जो होगा, लेकिन एक मिनट, सॉरी गलत हो रहा है यहाँ पे, वर्ग अंतरालों के बीच वाले, लेकिन बंटन तो नहीं है ना, वर्ग अंतरालों के मध्य बिंदु को क्या कहेंगे, तो वर्ग अंतराल, बिल्कुल सही जवाब है, वर्ग अंतराल के मध्य बिंदु को वर्ग अमाप ही कहा जाएगा। इस प्रश्न का विकल्प नंबर जो होगा वही होगा। वर्ग अंतराल 140 से 150 का वर्ग चिन्ह पूछा है। अब देखिए वर्ग चिन्ह बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये वर्ग चिन्ह। यहाँ से भी एक प्रश्न आपको एग्जाम में बनना ही बनना है, ये क्वेश्चन अवश्य रहेगा। वर्ग चिन्ह को x से सूचित करेंगे। वर्ग चिन्ह बराबर होता है निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटा 2। निम्न सीमा को L से सूचित करेंगे, उच्च सीमा को U से सूचित करेंगे।
वर्ग चिन्ह को x से सूचित करेंगे। यानी इसे आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं एल एक्स बराबर एल प्लस यू और बटा 2। वर्ग चिन्ह बराबर निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटा 2। ठीक है, यहां से और भी कुछ निकाल सकते हैं, निम्न सीमा या उच्च सीमा। तो हमें प्रश्न कहा है कि वर्ग अंतराल जो है 140 है और 150 है, इसका वर्ग चिन्ह क्या होगा। तो इन दोनों को वर्ग चिन्ह यानी x बराबर जो होगा निम्न सीमा और प्लस उच्च सीमा बटा 2 होगा। अब 150 और 140 290 और बटा 2 होगा, 2 एकम 2 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 45 दूना के 90। यानी इस प्रश्न का विकल्प नंबर जो होना चाहिए वो डी होगा 145। क्वेश्चन नंबर 38। बस आज की वीडियो में हम लोग 2 प्रश्न और देखेंगे। वर्ग अमाप पूछा है, यानी गैप इसका कितना दिखाई दे रहा है, 10 का है। इस प्रश्न का विकल्प नंबर बी होगा। वर्ग अंतराल 40 से 60 की निम्न सीमा क्या होगी, ये निम्न सीमा, ये उच्च सीमा, निम्न सीमा पूछा है। इस प्रश्न का विकल्प नंबर जो होगा वो ए होगा। किसी आंकड़ा का उच्चतम मान 75 है, परिसर 20 है, तो निम्नतम मान क्या होगा। परिसर बराबर होता है उच्चतम मान यानी और माइनस निम्नतम मान। निम्नतम मान हमारा दिया नहीं गया है, निम्नतम मान को x मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उच्चतम मान 75 है, परिसर आपको 20 दिया गया है, ये 75 माइनस x, 20 प्लस में इस तरफ आएगा माइनस, ये माइनस 20 में से 75 घटाएंगे यानी ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 5 बराबर माइनस x, माइनस से माइनस कटेगा, x बराबर 55। यानी यहाँ से जो हमारा न्यूनतम वैल्यू निकल कर आएगा वो 55 होगा। यानी इस प्रश्न का विकल्प नंबर जो होगा वो बी होगा। चलिए दोस्तों, आज हम लोग स्टैटिक्स का क्वेश्चन नंबर 40 तक कर चुके हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। बाय बाय, टेक केयर। से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें।